जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो फाइनेंस एसआई का एग्जाम विद इन 2 डेज है। आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। हमने जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके के भी एमसीक्यूज देख लिए, हमने जीके एंड करंट अफेयर्स के भी देख लिए, इवन इंग्लिश का मैराथन सेशन, जनरल साइंस का मैराथन सेशन, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर करी हैं। बट कंप्यूटर में मैंने अभी तक एज सच कंप्यूटर के टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, एमसीक्यूज फॉर्मेट में एमएस ऑफिस भी क्लियर करा था, बट मैराथन सेशन नहीं लाया। तो आज के लेक्चर में हम इस कंप्यूटर को रिवाइज करेंगे, जो आपका पूरा सिलेबस है। 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड करें, इसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर पोर्शन को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले आपने इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद जो मैं एडिशनल एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू इन योर एग्जाम। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। देखो, द पहला क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड। आपकी कोई भी कंप्यूटर की स्क्रीन है या कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन है, उसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स मतलब डॉट्स होते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल डॉट्स आगे, ये वर्टिकल डॉट्स आगे, तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पिक्सल्स जो होते हैं डिस्प्ले स्क्रीन, उनके नंबर को क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं, डॉट पिच, कंट्रास्ट रेशियो बोलते हैं, या रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पिक्सल्स होते हैं डिस्प्ले स्क्रीन में, उनके नंबर्स को बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बताता है कि कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स हैं किसी डिस्प्ले स्क्रीन पे। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं ना, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, मतलब जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे किसी स्क्रीन के ऊपर, उतनी इमेज हमारी शार्प होगी। तो मतलब नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होने का फायदा है, इमेज क्या बनती है? शार्प बनती है। ये पॉइंट आपने याद रखना। आजकल ना जेके सेट भी वो टाइम नहीं रहा सिर्फ फुल फॉर्म्स पूछता, आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछते, तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ पर डॉट पिच क्या है? अब मैंने आपको बता दिया ये डॉट है, मतलब पिक्सल्स हैं। अब जो दो साथ वाले डॉट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये डॉट और ये डॉट, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है दैट इज नोन एज डॉट पिच। तो डॉट पिच इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ वाले पिक्सल्स या डॉट्स, उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। जितनी पिच कम होती है ना, मतलब जितना डॉट पिच कम होती है, मतलब ये डिस्टेंस जितना कम होता है, उतना रेजोल्यूशन का पोटेंशियल हाई होता है, पोटेंशियल नेटिव रेजोल्यूशन हाई होता है। और जितना ये डॉट पिच ज्यादा होगा, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना जो रेजोल्यूशन का पोटेंशियल है वो कम होता है। तो डॉट पिच कम होने से रेजोल्यूशन अच्छा होता है, और डॉट पिच ज्यादा होने से रेजोल्यूशन कम होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रास्ट रेशियो। कंट्रास्ट रेशियो में क्या है? देखो, सपोज करो ये आपका है ब्राइटर शेड, ये है एक डार्क शेड। तो ब्राइटर शेड और डार्क शेड के बीच में जो ल्यूमिनसिटी का डिफरेंस होता है ना, दैट इज नोन एज, बेसिकली जो रेशियो होती है उसको बोलते हैं कंट्रास्ट रेशियो। तो रेशियो की बात हो रही है, तो मतलब ब्राइटर वाली कितनी ब्राइट और डार्कर वाली कितनी डार्क है, उसकी जो अगर हम रेशियो लेते हैं दैट इज नोन एज कंट्रास्ट रेशियो। ठीक है, एक होता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो होता है इसकी विड्थ, किसी स्क्रीन की विड्थ टू हाइट की जो रेशियो होती है दैट इज नोन एज एस्पेक्ट रेशियो। तो ये याद रखना, एस्पेक्ट रेशियो होता है विड्थ टू हाइट, और जो हमारी कंट्रास्ट रेशियो होती है वो बेसिकली होता है कि जो हमारा ब्राइट और डार्क है उसके बीच में क्या रेशियो है, ब्राइट शेड और डार्क शेड के बीच में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज XHTML स्टैंड फॉर? HTML आपने सुना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। HTML तो सुना है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको पता है जो हम वेबसाइट में पेजेस बनाते हैं वो HTML लैंग्वेज में ही बनाते हैं। अब ये इसके साथ X ऐड हो गया, तो इसका मतलब क्या है हमें बताना। एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या एक्सपेंडेबल हाइपरटेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज। ठीक है, तो XHTML की फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं। एक्सटेंसिबल मतलब क्यों बोलते हैं एक्सटेंसिबल? क्योंकि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक्सटेंडेड वर्जन है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म्स इनपुट डेटा इनटू आउटपुट डेटा? इनमें से कौन सी चीज है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है? देखो यार, इन्फॉर्मेशन आपको पता है, डेटा को उठाती है, प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है और इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसमें प्रोग्राम लगा के। ये काम कौन करता है? पेरिफेरल डिवाइसेस, रैम, कैश मेमोरी, या सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है इनपुट डेटा को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लगाने हो तो ऐड करना, ऐड करके जो फाइनल रिजल्ट आता है वो दे देता है। ये सारा काम सीपीयू ही देखता है, उसमें कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू वगैरह ये काम करते हैं, ये हम सबको पता है। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर लेके जाने और बाहर लेके जाने में हेल्प करते हैं। कोई भी आप बाहर वाली डिवाइसेस कनेक्ट करते हो ना, दैट इज नोन है पेरिफेरल डिवाइसेस। ये क्या होता है? ऑक्सिलरी डिवाइसेस जो हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में कंप्यूटर में, और ये कंप्यूटर से बाहर लेके जाने के लिए, तो उनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। जो भी आप कंप्यूटर के साथ डिवाइसेज अनदर कनेक्ट करते हो, दैट आर एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? रीड राइट मेमोरी। क्या बोलते हैं? रीड राइट मेमोरी, मतलब आप इसमें पढ़ भी सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो।
ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, याद रखना, रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। रोम जो होती है वो परमानेंट होती है, और रोम जो होती है रीड ऑनली मेमोरी वो परमानेंट होती है। और दूसरी बात ये जैसे ना रैम जो है जैसे ये रीड राइट है, मतलब आप पढ़ भी सकते हो इसको, राइट भी कर सकते हो, बट रोम में आप राइट नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीड ऑनली है, ठीक है, यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते। ये परमानेंट होती है, रोम क्या होती है, परमानेंट। ये रैम जो होती है वो टेम्परेरी होती है। ये नॉन वोलाटाइल, अगर इसमें डेटा स्टोर है तो ये नहीं आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, डेटा उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट रैम वोलाटाइल है, फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ तो ये जो रैम में मेमोरी है वो उड़ जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको रैम रोम के बारे में पता होनी चाहिए। कैश मेमोरी, ये भी पूछता है एग्जाम में, कैश मेमोरी क्या होती है। देखो कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी होती है। ये रैम से स्मॉलर होती है, साइज में रैम से छोटी होती है, बट फास्टर होती है। तो अगर आपको कोई पूछे रैम और कैश मेमोरी में फास्टर कौन सी होती है, तो हमारी कैश मेमोरी होती है, रैम से फास्टर होती है। देखो ये रैम है हमारे पास, ठीक है, और ये सीपीयू है, इन दोनों के बीच में आती है हमारी कैश मेमोरी। क्या आती है, कैश मेमोरी, ये पॉइंट याद रखना। और रैम से ये ज़्यादा फास्टर होती है, ऑल्दो रैम की स्टोरेज ज़्यादा होती है, बट फास्ट की बात करें तो फास्ट क्या होती है, कैश मेमोरी होती है। इन बिटवीन आती है रैम और सीपीयू के, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिवाइस वर्क्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो उसकी एग्जांपल नहीं है, जो इनपुट का भी काम करे और आउटपुट का भी काम करे। आपको पता है कुछ होता है इनपुट डिवाइसेस विच इज यूज टू पुट डेटा इनसाइड द कंप्यूटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल माउस कीबोर्ड हो गया, और कुछ होते हैं आउटपुट डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को या इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। अब पूछा इनमें से कौन सी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस दैट वर्क एज बोथ इनपुट। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। मॉडम, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ये इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। हेडसेट्स, भाई हेडसेट में आप कानों के साथ सुन भी सकते हो, ठीक है, उसमें स्पीकर भी होता है और माइक भी दिया होता है, बोल भी सकते हो, तो हेडसेट में दोनों काम होते हैं। नेटवर्क कार्ड्स दोनों का काम करते हैं। स्पीकर, स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस, भाई स्पीकर से सिर्फ इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है, स्पीकर से कोई माइक थोड़ी है कि इन्फॉर्मेशन वो इनटेक भी करेगा, ऐसा नहीं होता है। स्पीकर इज जस्ट एन आउटपुट डिवाइस, तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह टच स्क्रीन जो हो गया, टच स्क्रीन भी दोनों काम करता है, आप देख लो। ऑडियो वीडियो, ऑडियो और साउंड कार्ड्स जो होते हैं वो भी दोनों, इवन फैक्स मशीन जो होती है आपको पता है वो प्रिंट भी करती है एज वेल एज स्कैन भी करती है, तो वो भी किसकी एग्जांपल है, वो बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। फैक्स मशीन होगी हमारे पास, टच स्क्रीन हो गया, ऑडियो कार्ड्स हो गए, साउंड कार्ड्स हो गए, तो ये सारे उसकी एग्जाम्पल आ जाते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल। सेल के कंटेंट, एमएस एक्सेल में सेल जो होता है उसके कंटेंट को अगर आपने एडिट करना है तो आप इनमें से किसको यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज। ध्यान से सुनो, ये बेसिकली मॉक के क्वेश्चन है। देखो मॉक में किस तरह से क्वेश्चन सेट करे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले भी होते हैं। कैन नॉट यूज है यहाँ पर, कैन नहीं है, तो आपने देखना है कि नॉट यूज होता है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए हमने इस तरह से जो है टेस्ट आपके लिए फ्रेम करे थे। विच आर द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल। शिफ्ट प्लस टैब, डबल क्लिकिंग द सेल, प्रेस F2, क्लिकिंग द फॉर्मूला बार। तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं यूज किया जाता अगर आपने किसी सेल के कंटेंट को एडिट करना। देखो शिफ्ट प्लस टैब हम इस पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब इसके लिए यूज नहीं होता है। डबल क्लिकिंग करने से सेल ओपन हो जाता है और आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। F2 से भी एडिट कर सकते हो और फॉर्मूला बार पे जाके भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट प्लस टैब का ये काम नहीं होता। शिफ्ट प्लस टैब में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वर्कशीट है, ये इसके डिफरेंट सेल्स हैं। अगर आपने प्रीवियस सेल में जाना, इससे इस प्रीवियस सेल में जाना हो तो आप शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हो। जब भी आपने प्रीवियस सेल में जाना हो वर्कशीट में तो शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं। कई बार कई शॉर्टकट कीज की और भी फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट प्लस टैब का एक और फंक्शन होता है, अगर आपने प्रीवियस ऑप्शन में जाना है डायलॉग बॉक्स में, तो जो आपने प्रीवियस काम करने के लिए जाना होता है ना, उसमें आप शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं। चाहे आपने प्रीवियस सेल पे जाना है किसी वर्कशीट में, तो आप शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करोगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, What is the maximum email attachment size limit in Gmail? तो Gmail में मैक्सिमम ईमेल अटैचमेंट, आप फॉर एग्जांपल Gmail में मेल करते हो, आप उसके साथ अटैचमेंट भेजते हो किसी को, उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 20 MB, 25 MB, 20 GB या 25 GB। तो कितना होता है मैक्सिमम ईमेल अटैचमेंट साइज? तो 25 MB होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमने तो कई बार देखा है कि 25 MB से ज़्यादा भी चल जाती है। देखो होता क्या है कि अगर सपोज करो आप एक से ज़्यादा, आप एक फाइल भेज रहे हो 2 MB की, एक फाइल भेज रहे हो 25 MB की, तो क्या ये दोनों फाइल एज एन अटैचमेंट जाएंगी? नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि फाइल मर्ज होने के बाद भी 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 MB से ज़्यादा जो है एज एन अटैचमेंट फाइल वो नहीं जा सकती। तो कैसे जाती है? जब भी हमारी फाइल 25 MB से ज़्यादा हो जाती है ना, तो जीमेल क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली गूगल लिंक ऐड कर देता है और वो गूगल लिंक के थ्रू जाती है। तो अटैचमेंट के थ्रू साइज सिर्फ
25 MB तक ही हो सकता है मैक्स, उससे ज़्यादा वाला वही गूगल लिंक के थ्रू जाएगा, ये पॉइंट आपने याद रखना। और वो जीमेल ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, आपको नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 पे मूव करते हैं। विच क्लाइंट सॉफ्टवेयर इज यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। जब आपने वेब पेजेस को दिखाना हो या रिक्वेस्ट करनी हो, ढूंढना हो, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? सॉफ्टवेयर पूछा है, ध्यान से सुनना। वेब सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब www, वेब ब्राउजर या मल्टीमीडिया। तो इनमें से किसका यूज करते हो आप? हम बेसिकली यूज करते हैं वेब ब्राउजर का, जब हमें रिक्वेस्ट करना हो या डिस्प्ले करने हो वेब पेजेस। ठीक है, सबसे पहली बात, ये वेब पेजेस क्या होते हैं? देखो, वेब पेज क्या होता है? कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट में दिखता है ना आपको, ठीक है, आपका एक स्पेसिफिक यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके थ्रू आप उसको लोकेट कर सकते हो। कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट में होता है उसको बोलते हैं वेब पेज। इसी की कलेक्शन का बन जाता है वेबसाइट। क्या बन जाता है? वेबसाइट। वेब पेजेस की कलेक्शन ही बन जाता है वेबसाइट। इन्हीं वेबसाइट्स को ढूंढने के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। वेब ब्राउजर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डिस्प्ले एंड रिक्वेस्ट वेब पेजेस। ये पॉइंट आपने, वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन अ इंटरनेट, उसको बोलते हैं वेब पेज। और कलेक्शन ऑफ वेब पेज को वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स है ना डिफरेंट, जैसे अवेकनिंग क्लासेस .in, ये एक वेबसाइट है। वो क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं जहां पर आपको हमारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड होती है, मॉक वगैरह के बारे में पता चलता है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। इन MS पावर पॉइंट, अगर हम MS पावर पॉइंट की बात करें, डैश कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो विद द करेंट स्लाइड बट प्रेजेंट इन अ डिफरेंट ऑर्डर। MS पावर पॉइंट में किसका यूज करते हैं? एक नई स्लाइड शो को क्रिएट करने के लिए विद करेंट स्लाइड, मतलब करेंट स्लाइड से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। जो स्लाइड चल रही हो ना, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा एक नया स्लाइड शो। ऑर्डर डेफिनेट जो है रहेगा, ठीक है, बट प्रेजेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ऑर्डर डेफिनेट होना चाहिए। द थिंग इज दैट कि आपने एक नया स्लाइड शो चला दिया और करंट स्लाइड से, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा था, जिस स्लाइड में मैं अभी करंटली पढ़ा रहा हूं वहीं से एक नया अगर आपने स्लाइड शो स्टार्ट करना हो, तो आप MS पावर पॉइंट में किसका यूज करोगे? कौन सा शो यूज करें? कस्टम स्लाइडर शो, स्लाइड शो व्यू, कौन सा व्यू? रिहर्सल या रन अ मैक्रो? तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए, कस्टम स्लाइडर शो। कस्टम स्लाइडर शो का यूज करते हैं जब हमें एक नई स्लाइड शो बताना हो फ्रॉम द करंट स्लाइड, तो हम कस्टम स्लाइडर शो का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम में स्लाइड शो व्यू पूछा जाता है। देखो, स्लाइड शो व्यू क्या है? जिस व्यू के थ्रू हम डिलीवर करते हैं टू ऑडियंस, ठीक है, दैट इज नोन एज स्लाइड शो। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जिस व्यू के थ्रू हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना ऑडियंस को, उसको बोलते हैं स्लाइड शो व्यू। ठीक है, ऑल्दो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन पे ना MS ऑफिस पे लेक्चर लाए हुए हैं। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आई डू रिकमेंड यू कि आप कंप्यूटर वाई प्लेलिस्ट में जाके उनको देख के जाना, कि MS ऑफिस से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए और अब भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली स्लाइड शो व्यू कितना इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो व्यू की हेल्प से हम फुल स्क्रीन मोड पे जा सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हमें कहाँ पर ले जाता है? फुल स्क्रीन मोड पे। और एक चीज आपने याद रखना, स्लाइड शो व्यू में आपको एडिटिंग नहीं कर सकते। एडिटिंग नॉर्मल व्यू में होती है, मास्टर व्यू में भी हो जाती है, बट जो हमारा स्लाइड शो व्यू है वहाँ पर एडिटिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, स्लाइड शो व्यू में हम फुल स्क्रीन मोड पे चल जाते हैं, और इसको बेसिकली यूज ही इसलिए किया जाता है अगर हम ऑडियंस को डिलीवर करना चाहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना। इसी तरह एक स्लाइड सॉर्टर भी एग्जाम में पूछता है। स्लाइड सॉर्टर में पता है क्या होता है? जो आपकी सारी स्लाइड्स है ना, वो सामने एक ही बार आपके सामने स्क्रीन में आ सके, फिर आप इनको अरेंज वगैरह कर सकते हो। दैट व्यू इज नोन एज स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो सर हमें पता है, बट ये रिहर्सल और मैक्रो, रन अ मैक्रो क्या होता है? रिहर्सल होता है, रिहर्सल में क्या होता है, जो आपका, अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका जो हर एक स्लाइड में जो टाइम लग रहा है ना, वो नोट रहेगा। दैट इज द केस ऑफ रिहर्सल, ये पॉइंट याद रखना। और मैक्रो चलाने का मतलब होता है, मैक्रो फॉर एग्जांपल आपने कोई टास्क करना है, कोई आप प्रोग्राम करना चाहो, कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, अब उसको हर बार देने के बजाय आप क्या करो, उसको मैक्रोज में डाल दो, तो वो बार बार रिपीटेडली वो प्रोग्राम जो है होता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने बार बार एडिशन करनी है, तो ऑटोमेटिकली आप मैक्रोज में लगा दो, वो बार बार उसको एडिशन करता रहेगा। तो मैक्रो में क्या होता है, बेसिकली ऑटोमेटिक जो है टास्क जो है, इंस्ट्रक्शंस हम इसके थ्रू करवा सकते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, आई होप ये सारे जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहे होंगे, और आई होप आप पहले खुद कर रहे होंगे। ये नहीं है कि मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी है, पहले आपने खुद, जैसे ही क्वेश्चन मूव हुआ ना, फॉर एग्जांपल ये 9 क्वेश्चन आया ना, इसको रोक दो यहीं पे। ठीक है, इसको रोक के आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने खुद इसको सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा आंसर बताया हुआ सुनना, देन एक्सप्लेनेशन और एडिशनल पॉइंट भी सुनने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच इन कंटेक्स्ट ऑफ MS वर्ड? यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्टकट की है, कौन सी मैच नहीं होती है? हाइपर लिंक के लिए Ctrl+K, कितनी बार चिल्ला के बताया, इंपॉर्टेंट है। अनडू के लिए Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Y, इंडेंट करने के लिए पैराग्राफ के लिए Ctrl+M, ये भी ठीक है, इसमें भी गलती नहीं है। Ctrl+del, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, डिलीट वर्ड तो ठीक था, बट इसने जो ये लेफ्ट ऑफ द कर्सर बोल दिया ना, ये गलत है। ये काम बैक स्पेस का होता है, ये इसका नहीं होता है। Ctrl+del की या डिलीट की जो होती है, वो बेसिकली वर्ड को डिलीट करती है टू द राइट ऑफ कर्सर,
जहां मेरा कर्सर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्सर यहाँ पर है तो इसके राइट वाले को डिलीट करेगा, डिलीट किया कंट्रोल प्लस डेल जिसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द राइट ऑफ द कर्सर, टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द कर्सर इसका काम नहीं होता, बैक स्पेस काम करता है, ये पॉइंट आपने याद रखना। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। यार कितनी बार पढ़ा है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, कुछ आपको होम असाइनमेंट भी देनी है ना, अभी 40 क्वेश्चन है, सारे मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना। अभी रोको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, गूगल देखो, जहां मर्जी से देखो, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, a dash contains specific rules or words that expresses the logical steps of an algorithm। ठीक है, देखो एल्गोरिदम क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमें बताता है क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। वो जो स्टार्ट्स दा, पहले स्टार्ट करेंगे देन इनपुट डालेंगे, वो सारा जो इंग्लिश में लिखा होता है दैट इज नोन एल्गोरिदम। इसी की जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट। बना के बताया था, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट के लिए ओवल शेप होता है, पैरेललोग्राम वाली शेप में आई थिंक इनपुट आउटपुट आता है, फिर उसके बाद ये रेक्टेंगल वाली शेप में फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डिसीजन मेकिंग या लॉजिकल वाला पार्ट होगा तो डायमंड यूज होगा, ये सारे मैंने आपको, इसको क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट। जो एल्गोरिदम जो स्टेप्स है ना उनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं फ्लो चार्ट। इतना तो आपको क्लियर है। अब ये क्वेश्चन का कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है अ डैश कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स, वो क्या है जिसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स और वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक रूल्स हैं, ये याद रखो स्पेसिफिक रूल्स हैं, दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम, जो एक्सप्रेस करते हैं कि लॉजिकल स्टेप्स क्या होंगे किसी एल्गोरिदम में। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल वे क्या है प्रोग्राम को लिखने का, वो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करती है एल्गोरिदम का एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग। फ्लो चार्ट नहीं सर, फ्लो चार्ट तो जो एल्गोरिदम है बस उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दो, ये तो नहीं बताती है ना कि उसका एक्चुअल वे क्या है, ठीक है। ये तो फ्लो चार्ट जस्ट डिपेंड अपॉन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम जैसी है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम्स बनाओ, दैट इज फ्लो चार्ट। बट एल्गोरिदम कैसे लिखी जाएगी, कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, उसका एक्चुअल वे क्या है, सिंबल्स कैसे यूज होंगे, ये सारा कौन बताता है, सिंटेक्स, लॉजिक कार्ड या प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें बताता है सिंटेक्स। कौन बताता है, सिंटेक्स। सिंटेक्स हमें बताता है कि हमारा एक्चुअल वे क्या होगा किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सिंटेक्स, इनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के लिए सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, निबल, बिट, बाइट और किलो बाइट, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे छोटा यूनिट है बिट। बिट में क्या आता है, 0 या 1, 0 मतलब ऑफ स्टेट और 1 मतलब ऑन स्टेट, ये आपको पता है। उसके बाद 8 बिट का आपको पता है क्या बन जाता है, एक बाइट, एक बाइट बन जाता है। और ये भी आपको पता है क्या कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, एक निबल में होते हैं 4 बिट्स, एक निबल्स में क्या कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स। इसका मतलब हमारे एक बाइट में कितने बिट्स हो जाएंगे, एक बाइट में अगर हम कितने निबल्स हो जाएंगे, 2 निबल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 निबल्स। कैसे आया ये सर, सर आपने बताया एक बाइट में 8 बिट होते हैं, आपने बताया एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक बाइट में कितने निबल्स हो जाएंगे, 2। यहां पर देखो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 निबल्स, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो 8 बिट्स, 8 बिट्स क्या होता है, एक बाइट, इसका मतलब एक बाइट हमारा 2 निबल के बराबर होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये रट लो। उसके बाद सबसे छोटा यूनिट आ गया बिट, देन उसके बाद आ गया बाइट, एक बाइट में 8 बिट, उससे बड़ा आ गया बाइट के बाद आ गया किलो बाइट, एक किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते जाओ, ठीक है, 1024 बाइट हो गए 1 किलो बाइट। उसके बाद होता है केबी के बाद, ये आपको पता है ना यार, केबी के बाद एमबी, इतनी एमबी डेटा है हमारे पास, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज है। एमबी के बाद जीबी में डेटा, आजकल तो जीबी में आता है। जीबी के बड़ा आ गया टीबी, टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा आ गया पिटाबाइट, पिटाबाइट के बड़ा आ गया एक्साबाइट, एक्साबाइट के बड़ा आ गया जिटाबाइट, ठीक है, जिटाबाइट के बड़ा आ गया जोटोबाइट, फिर आ गया ब्रोंटोबाइट, और सबसे बड़ा होता है जियोबाइट, ठीक है, जियोबाइट। तो ये पॉइंट याद रखना, सबसे बड़ा कौन सा है, जियोबाइट, ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, एक्साबाइट, जिटाबाइट, जोटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जियोबाइट, ठीक है। आई होप मैंने सारे ही बता दी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउजर सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, ये कोई सर्च इंजन नहीं पूछा, ये एक सॉफ्टवेयर पूछा है जो ब्राउज करता है, ब्राउज करता है मतलब जो ढूंढने में हेल्प करता है हमें, ठीक है, वेबसाइट्स और वेब पेजेस को ढूंढने में हेल्प करता है, वो हमें ब्राउजर बताना, वो सॉफ्टवेयर बताना है। मल्टीमीडिया, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर। भाई अगर तो ये मार कर दो ना फिर तो तुम पढ़ते ही नहीं मेरे चैनल से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, चिल्ला चिल्ला के बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड यूजर प्रोग्राम है, ठीक है। इसी तरह नोटपैड भी एंड यूजर प्रोग्राम है, मल्टीमीडिया भी एंड यूजर प्रोग्राम। भाई इनको तो हम यूज करते हैं डायरेक्टली,
हम मल्टीमीडिया में जाके अगर हमें कुछ देखना हो तो हम देखते हैं, हम नोटपैड का यूज़ करते हैं अगर हमें टेक्स्ट की एडिटिंग करनी हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लेटर्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। बट इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्लोर करना इंटरनेट में जाकर वेबसाइट वेब पेजेस को ढूंढना, ये काम होता है बेसिकली। तो एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट ब्राउजर बता रहा फॉर एग्जाम्पल क्रोम, गूगल का ब्राउजर है क्रोम। क्रोम की हेल्प से आप जाते हो ना डिफरेंट साइट्स पे पहुंचते हो, awakeningclasses.in जाने के लिए भी आप क्रोम खोला होगा आपने, ठीक है। तो बेसिकली हम एक क्रोम क्या है, एक हमारे पास ब्राउजर है, ठीक है। उसमें गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल देखो सिंपल, गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है जो वेबसाइट को ढूंढने में हेल्प करता है। और ब्राउजर कौन सा, सॉफ्टवेयर कौन सा, सॉफ्टवेयर इज क्रोम, गूगल की बात करो। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर है सर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, क्रोम आ गया, और कौन कौन से, फायरफॉक्स एग्जाम में पूछता है, एज, ओपेरा, ओपेरा मैंने यूज करते हो ना, ओपेरा। देन वी हैव सफारी, देन यूसी ब्राउजर यूज करते थे आप, यूसी ब्राउजर, ठीक है, वो बंद हो गया आजकल, ब्रेव, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं, ये सारे हैं हमारे क्या, ये ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ये बाकी ये तीन कौन से थे, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर प्रोग्राम, जिसपे आप जाके अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एमएस एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटाबेस को स्टोर और मैनेज करने में हेल्प करता है, उसके लिए कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है भाई, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये तो ट्रू है भाई। रिकॉर्ड इज द अनदर नेम फॉर कॉलम्स इन एमएस एक्सेस टेबल, रिकॉर्ड कॉलम के लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन गलत है, ये ही इसका करेक्ट आंसर। देखो एमएस एक्सेस में जब डेटाबेस को स्टोर किया जाता है रोज कॉलम की फॉर्म में, मेनली टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जो रोज होती है ना उनको बोलते हैं रिकॉर्ड, रोज को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है रिकॉर्ड का दूसरा नाम कॉलम है, नहीं, कॉलम का दूसरा नाम बेसिकली होता है फील्ड, कॉलम फील्ड का दूसरा नाम है, ठीक है। कॉलम किसका दूसरा नाम है, फील्ड का। जो रिकॉर्ड है वो किसका दूसरा नाम है, रो का, ये पॉइंट याद रखना है, रिकॉर्ड रो का है और कॉलम फील्ड का है। फील्ड बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टेबल्स, फॉर्म्स, मैक्रोज, रिपोर्ट्स आर अमंग द मेजर कंपोनेंट एमएस एक्सेस। तो ये सारे इनके डिफरेंट फंक्शन। देखो यार एमएस ऑफिस में मैंने लेक्चर्स लाए थे बट एमएस एक्सेस रह गया था। ऑल तो मैंने इस पर कंटेंट बनाया था बट मैं इस पर लेक्चर नहीं बना पाया। अब मैं इस पर लेक्चर अभी नहीं बनाऊंगा एग्जाम से पहले। द रीजन इज दैट क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एग्जाम से पहले आपको ओवरबर्डन हो। एमएस एक्सेस को समझना इज नॉट दैट इजी, इसमें थोड़ा टिपिकल चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब एक दिन पहले अगर मैं लेक्चर ले आता हूं तो वो गलत बात होगी, इसलिए आपने एमएस एक्सेस जहां से भी पढ़ा उतना ही रखो उसको। जो भी मैं आज चीज़ें बताऊंगा एमएस एक्सेस के बारे में वो थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी एक लेक्चर एग्जाम के बाद किसी और एग्जाम वालों को काम आ जाएगा। बट एमएस एक्सेस में मैंने लेक्चर लाना है, एमएस ऑफिस में वही रहता था, बाकी मैंने पढ़ा दिए थे। नेक्स्ट, मैक्रोज इन एक्सेस इज अ टूल दैट अलाउज यू टू ऑटोमेट टास्क एंड ऐड फंक्शनैलिटी टू योर फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड कंट्रोल। ये तो अभी बताया ना मैक्रोज का क्या फंक्शन है, ये एक टूल है जो ऑटोमेटिक टास्क कर देता है, फिर वो काम चलता रहता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स टू कंट्रोल योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखो यार बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको हेल्प करता है अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। सॉफ्टवेयर की टाइप्स बताई थी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से किसका काम होता है अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करना है? एमएस आउटलुक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन। एमएस आउटलुक एक तरह का ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। एमएस आउटलुक भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ईमेल्स में हेल्प होता है सेंड, रिसीव और मैनेज करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है कंप्यूटर को, ठीक है, यूटिलिटीज वगैरह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आगे हमारे पास जो एंड यूजर प्रोग्राम होता है। सर्च इंजन क्या होता है? जो सर्च करने के लिए हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल गूगल। देखो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने सॉफ्टवेयर जो वीडियो लाई थी वो देख लेना। ये जो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सब में कोई सिस्टम यूटिलिटी, इन सब में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 16 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन टीसीपी आईपी मॉडल बट इट इज इन ओएसआई मॉडल। ये भी होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर्स, ये डिफरेंट लेयर्स है, इनको अभी समझाना इस मैराथन सेशन में इज नॉट दैट मच इजी, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अभी रोको और आंसर दो, अगर नहीं आता तो गूगल में सर्च करो। इंपॉर्टेंट है, कई बार लेयर्स के रिलेटेड पूछ लेता है, ऑल्दो इतना नहीं पूछता बट पूछ भी सकता है, पूछा भी गया है डिफरेंट एग्जाम में। थोड़ा बहुत आइडिया जो है डिफरेंट लेयर्स का ले लेना, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू फॉर डेसिमल वैल्यू 44? तो 44 डेसिमल वैल्यू के लिए आपने बाइनरी वैल्यू बताएं। देखो यार ये क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, जो एक लेंदी प्रोसेस है, मेरे को तो वो लेंदी लगता है, मैं वैसे नहीं करता। अगर आपने 44 एक डेसिमल वैल्यू दी है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आप सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू जाओ, ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू जाओ, मतलब बाइनरी को डेसिमल में करके देखो, ठीक है। एक तरीका है ना, इन्होंने बोला है
इस डेसिमल वैल्यू का आपने बाइनरी बताना है। भाई डेसिमल से बाइनरी जाना थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, इससे अच्छा आप बाइनरी, आपके ऑप्शन तो है ना आपके सामने, तो आप बाइनरी से डेसिमल करके देख लो, जिस केस में आंसर 44 आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन ही लेता हूँ 1 0 1 1 0 0, ठीक है। आप देखो क्या जो सबसे पहले वाला है यूनिट डिजिट, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने 2⁻0 के पास, इसको करना है 2⁻1 के साथ, ठीक है, इसको करना है 2⁻2 के साथ, ऐसे चलना है, इसको करना है 2⁻3 के साथ, इसको करना है 2⁻4 के साथ, इसको करना है 2⁻5 के साथ। अभी समझाने में टाइम लगे बट इसमें टाइम नहीं लगता है। जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो खत्म हो जाता है, ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ऐसे ये भी खत्म हो जाएगा। बचे कौन से आपके 3, ये जो 3 बचे इनको ऐड कर दो। 2 की पावर 5 होता है 32, प्लस 2 की पावर 3 हो गया 8, प्लस 2 की पावर 2 हो गया 4, तो 32 प्लस 8 कितना हो गया 40, प्लस 4 44, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है, बात ही खत्म। अब इतना टाइम नहीं लगता एग्जाम में, अभी तो बताने में लगा है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन बी को आपको चेक करना हो, ठीक है, 1 1 आगे कितने 0, 1 2 3 4 0, ये 4 तो खत्म ही हो गए, इसका कोई लेना देना, मतलब 2 की पावर 0 गया, 2 की पावर 1 गया, 2 की पावर 2 गया, 2 की पावर 3, इनको तो आपने लेना ही नहीं, आपने सिर्फ लेना है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, तो आपका काम बन जाएगा। ये आ गया 32 और ये क्या आ गया, तो 4 2 8 2 16, तो ये आ गया 16, ठीक है। 16 और 32 कितने हो गए 8 और 3 1 48 इसका आंसर, तो ये नहीं है, हमारी वैल्यू कितनी थी 44, तो इसका ऑप्शन ए करेगा। इस तरह आप ये दो भी चेक कर सकते हो, हार्डली टाइम लगता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में आया कि बाइनरी टू डेसिमल करना है, वो तो है ही यही तरीका है। बेसिकली आपको बोला था डेसिमल टू बाइनरी करना, बट मैंने आपको बोला एक ही याद रखो, बाइनरी टू डेसिमल। जिस मर्जी का क्वेश्चन आ जाए, आपको ऑप्शन होते हैं, आप उसकी हेल्प से कर सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड साइज ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क, इनमें से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का वैलिड साइज नहीं है, जो फ्लॉपी डिस्क में साइज नहीं आती है, फ्लॉपी डिस्क उस साइज में 2.25 इंचेस, 3.5 इंचेस, 5.25 इंचेस या 8 इंचेस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है, ये वाला साइज नहीं है कोई फ्लॉपी डिस्क में, ये तीनों साइज। सबसे पहले आई थी 8 इंचेस फ्लॉपी, सबसे पहले आई थी हमारी 8 इंचेस फ्लॉपी, इनकी जो स्टोरेज थी अराउंड 80 KB, अराउंड बोल रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू उसके आसपास होती है, ठीक है। 8 इंचेस की सबसे पहले आई थी, फिर आई आपकी 5.25 इंचेस वाली, ठीक है, इनका जो साइज है ये आ गया नियर अबाउट 160 KB। देन वी हैव 3.5 इंचेस की, जो तीनों ऑप्शन दिए हैं वो नियर अबाउट 1.44 MB थे, ठीक है, ये याद रखना। तो ये कुछ साइजेस हैं जो हमारे फ्लॉपी डिस्क के इंचेस आए थे। कितने कितने इंच की फ्लॉपी डिस्क थी, 2.25 इंच की कोई फ्लॉपी डिस्क नहीं है, ये पॉइंट आपने याद रखना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्लॉपी डिस्क काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज ISDN स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर साइंसेज। ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है? ISDN क्या होता है? ISDN एक तरह का एक डेटा ट्रांसमिशन का प्रोसेस है, एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू आप वॉइस, डेटा, वीडियो या कोई भी सर्विसेज ट्रांसमिट कर सकते हो एक टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर ही, ठीक है। तो ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क या इंटीग्रेटेड सब्सक्राइबर डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, तो ये फुल फॉर्म याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज द पार्ट ऑफ CPU वेयर एक्चुअल कंप्यूटेशन टेक प्लेस, जहां पर एक्चुअली कैलकुलेशंस होती हैं CPU के अंदर। CPU के कौन कौन से कंपोनेंट है भाई? CPU के कंपोनेंट देख लो पहले, आते हैं हमें सर। एक आ गया कंट्रोल यूनिट, जिसका काम होता है इनपुट। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंप्यूटर में इनपुट डाल रहे हो, उसको रीड करना और ALU में भेजना, तो मतलब CPU का दूसरा पार्ट है ALU। ALU ही मेन कंप्यूटेशन का पार्ट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिक में आप लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये वाला या और नॉट गेट्स वगैरह, ये सारा लॉजिकल होता है। यहाँ पर सारी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। कैलकुलेशन होना और कैलकुलेशन होने से पहले ये जो टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है वो होता है रजिस्टर में। क्या स्टोर होता है? रजिस्टर में। ये CPU का तीसरा कंपोनेंट है। तो CPU के कंपोनेंट एक आगे कंट्रोल यूनिट, जिसका काम है इनपुट को रीड करना और ALU में भेजना। ALU का कंप्यूटेशन करना और रजिस्टर में टेम्परेरी डेटा स्टोर करना। फिर रजिस्टर के थ्रू वो टेम्परेरी डेटा कहाँ पर चल जाता है? परमानेंट मेमोरी में, और वो रजिस्टर के थ्रू ही वापस ALU में भी आता है अगर कभी लाना हो। तो रजिस्टर का काम है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना, जब उसकी प्रोसेसिंग वगैरह चल रही होती है, उसके बाद ये परमानेंट स्टोरेज में चला जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसका आंसर क्या है? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, इनमें से कौन सी डिफॉल्ट एक्सटेंशन है नोटपैड की, ठीक है। .web, .txt, .accdb, .docs, तो इनमें से कौन सी डिफॉल्ट एक्सटेंशन है नोटपैड की? नोटपैड की हमें डिफॉल्ट एक्सटेंशन बतानी है, तो इसका आंसर है .text, TXT, ये है नोटपैड की, ठीक है। ACCDB बताई हुई है MS Access की, MS Access की है। डॉक्स MS Word की है, और .xlsx MS Excel की है। तो ये एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने MS Office में आपको ऑलरेडी बताई हुई। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट URL।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। भाई ये कब बोला मैंने अभी फुल फॉर्म बताई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, पहला तो गलत है। यूआरएल इज द डोमेन नेम। यूआरएल डोमेन नेम नहीं होता भाई, यूआरएल का काम होता है एक यूनिक एड्रेस होता है किसी का, उसको लोकेट करना। किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस है, उसको लोकेट करने के हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज़ करते हैं। ये कोई डोमेन नेम नहीं होता है। तो एड्रेस ऑफ गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, मतलब इंटरनेट के ऊपर जो एड्रेस होता है किसी गिवन यूनिक रिसोर्स का, उसको लोकेट करने में हेल्प करता है। उसके एड्रेस को बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, जिसके थ्रू उसको लोकेट किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये आपका दिमाग खोलते हैं मॉक्स में, ठीक है, ताकि आप मेन एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। तो आप आजकल मैंने आपको बोला कंसेप्चुअल चीज़ें भी आ रही हैं, सो आपको इन डेप्थ पढ़ना है, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करें। बट आपका एग्जाम अब 2 दिन के बाद है। आई नो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बट अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, आपने अच्छे से चीज़ें करी हुई हैं। एग्जाम में ध्यान से, ठीक है, हर क्वेश्चन को रीड करके अच्छे से पढ़ना। मैं कल, आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे, देखो अगर आप बोलोगे कि कुछ, अगर आपको एक 4-5 मिनट की वीडियो चाहिए कि किस तरह से एग्जाम को डील करना चाहिए, क्योंकि मेरा जेकेएसएसबी के साथ लेना देना बहुत पुराना है, तो मुझे है नॉलेज इसकी। तो अगर आपको चाहिए कि मैं जेकेएसएसबी के ओरिएंटेड कुछ ऐसे लाऊं कि किस तरह से, और अदर एग्जाम्स, क्योंकि मैंने भी कुछ क्वालिफाई करे हैं, तो अगर आपको चाहते हो कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस लाऊं एक 5 मिनट की, आपको बताऊं एग्जाम को किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर OMR शीट किस तरह से भरनी चाहिए, क्या सारे क्वेश्चन एक ही बार करने के बाद भरने चाहिए, आप कैसे भरते थे। ये मुझे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं, ठीक है, जो मेरे तक पहुंच जाते हैं थ्रू जीमेल और अदरवाइज, तो मैंने उनको बताया। अदरवाइज आप भी चाहते हो, क्योंकि मेरे लिए सब इक्वल हैं, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। कल ले आएंगे वो, परसों आपका एग्जाम है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डेटा और प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसीज, वर्क स्टेशन या अदर कंप्यूटर इज। देखो एक सेंट्रल कंप्यूटर, मतलब पहली बात ये हार्डवेयर की बात हो रही है कंप्यूटर की, ये चीज़ें याद रखोगे, क्योंकि भाई एग्जाम में पूछ लेता है इस कंप्यूटर के, देखो क्या पूछता है, बेसिकली इसका आंसर है सर्वर। एग्जाम में एक बार पूछ लिया कि सर्वर क्या है, एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, तो यहाँ पर क्या बोले, एक सेंट्रल कंप्यूटर है, ठीक है, जो होल्ड करता है कलेक्शन ऑफ डेटा इन प्रोग्राम्स फ्रॉम मेनी पीसेस, बाकी कंप्यूटर से जो डेटा है उसको कलेक्ट करता है, वर्क स्टेशन से और अदर कंप्यूटर के साथ जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है। हार्डवेयर जो है बेसिकली उसका, वो उसको क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या सर्वर, तो उसको क्या बोलते थे, सर्वर कंप्यूटर। ये पॉइंट आपने याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो आपने इसको याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज क्रिएटेड लिस्ट प्रोसेसिंग जो लैंग्वेज है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एआई, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल टाइम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, तो एआई में जो लिस्प है, लिस्ट प्रोसेसिंग जो लैंग्वेज है, उसको किसने क्रिएट करा है, हमें बताना है। जॉन मैकार्थी, डेनिस रिची, जॉन वॉन न्यूमैन या एलन ट्यूरिंग, ठीक है। किसने लिस्ट बनाया था, लिस्ट को बनाने वाले हैं जॉन मैकार्थी, ठीक है, जॉन मैकार्थी। उसके बाद ये डेनिस रिची, सी लैंग्वेज किसने बनाया, डेनिस रिची ने। जॉन वॉन न्यूमैन, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, जो कंप्यूटर का आजकल मॉडर्न आर्किटेक्चर है ना, जैसे CPU LU कैसे काम करते हैं, दिस दैट, ये सारा जॉन वॉन न्यूमैन ने तैयार करा है, ठीक है। एलन ट्यूरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इन्होंने AI का कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट AI का किसने दिया था, एलन ट्यूरिंग ने, ठीक है, कंसेप्ट दिया था सिर्फ, इनकी बाद में डेथ हो गई थी, उसकी वजह से ये आगे इसको प्रोसेसिंग डिजाइनिंग नहीं कर पाए, बट कंसेप्ट जो है एलन ट्यूरिंग ने दिया था AI का। ये पॉइंट भी आपने याद है, क्योंकि AI इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने मुझे बताना है फॉर एग्जांपल हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, जैसे C++, ये कौन सी इनमें से हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, कौन सी असेंबली लैंग्वेज है, कौन सी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि C++, लिस्प हो गया, पास्कल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, फार्मूला ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं, इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। 3 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, और एक आपको क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, सेकंड ये इतना ही दूंगा, और एक मैंने आपको क्या दिया है, एक मैंने आपको ये चीज़ दी है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुछ ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए, तो वो आपकी रिस्पॉन्स पे होगी। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो पहली जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, हमें बताना है। ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या माइक्रो प्रोसेसर, तो ये जनरेशन देख के जाना एग्जाम में, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में आ गया हमारे पास जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का एक कॉम्बिनेशन, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर, तो फोर्थ जनरेशन में आ गया। ये एट प्रेजेंट हम माइक्रो प्रोसेसर काम करें, और हम वर्क किस पे कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन में, जहां पर AI रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है, ये पॉइंट देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच फंक्शन इज MS Excel चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट। MS Excel अच्छे से पढ़ा हुआ, इनमें से कौन सा फंक्शन है एक्सेल में जो चेक करता है कि कोई कंडीशन आप लगा रहे हो वो ट्रू और नॉट है, ट्रू है या नहीं है, ये बताता है। देखो यार, आपने अगर इंग्लिश भी पढ़ी है तो आपको पता है इफ एंड वेदर इज यूज टू चेक द कंडीशनल क्लॉजेज। इफ या वेदर यूज होते, यहाँ पर क्या है, इफ है ना, इफ दिख रहा है। तो भाई अगर आपको नहीं भी आता है तो अगर आपको तुक्का भी लगाना, एग्जाम में तुक्का कैसे लगता है, थोड़ा कॉमन सेंस से लगता है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन का मुझे नहीं आता है तो ये बोल रहा है कि कंडीशन को चेक करना है, कंडीशन ट्रू है या नहीं है। सम का कंडीशन से कोई लेना देना है, काउंट का भी नहीं लेना है, एवरेज का भी कोई कंडीशन से लेना देना है। इफ का कंडीशन से लेना दे तो मैं तो इफ पे ही मार्क करता अगर मुझे नहीं भी आता होता। इस तरह से एग्जाम में जाना है। एग्जाम में जा रहे हो, आपको आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं जा सकते कि आपको 120 के 120 क्वेश्चन आते होंगे। कंपटीशन ज़्यादा है, पोस्ट कम है, ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन स्किप कर रहे हो ना तो फिर चांसेस कम बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं कर, क्वेश्चन वो स्किप करना है जो आइडिया ही नहीं है यार, जो कभी पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सेंस बन रहा है ना कि इफ कंडीशन के यूज हो सकते, तो ऐसे क्वेश्चन को मार्क करना चाहिए। मैं होऊंगा तो मैं करूंगा, ठीक है, तो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको भी करना चाहिए। अदरवाइज आपकी अपनी चॉइस है। सम की अगर हम बात करें, सम किसके लिए यूज होता है, सिलेक्टेड, आपने कोई सिलेक्टेड वैल्यूज कर दी, वैल्यू सेलेक्ट कर दी, अगर आप उसको ऐड करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, आप सम कमांड का यूज करोगे। काउंट क्या होता है, काउंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, काउंट का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक रेंज सेट कर ली कि यहाँ से यहाँ तक मुझे सिर्फ वो नंबर्स लेने हैं जिनमें वो सेल्स लेने हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए, तो मैं काउंट करना चाहता हूँ कि कितने सेल्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। तो काउंट का वहां पर यूज होता है कि हम वो काउंट करते हैं जिनमें कोई नंबर पड़ा हुआ है, तो दैट इज नोन एज काउंट, ठीक है। एवीजी ये कोई फंक्शन नहीं होता है। अब आप एक बार मैंने ये पढ़ाया था और बच्चों ने मुझे बोलता है सर नहीं एवरेज फंक्शन होता है। भाई एवरेज को एवीजी नहीं लिखा जाता है, एवरेज को लिखा जाता है एवरेज ही, AVRAG। अगर ऐसा लिखा होगा तो है फंक्शन, ये कोई फंक्शन नहीं। एवरेज फंक्शन क्या होता है, जो नंबर्स हैं सेल्स में उनका एवरेज लेना, सिंपल है। बट वो एवीजी नहीं होता, वो एवरेज ही होता है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो इम्पैक्ट छोटा, फॉर एग्जाम्पल जो स्क्रीन, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई पेज लिया उसमें प्रिंट लेना चाहता हूं तो वो जो प्रिंट करने वाला है वो पेज को टच करेगा, दैट इज नोन इम्पैक्ट। अगर टच नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल दूर से स्प्रे कर रहा है या कोई लेजर है या कोई थर्मल है, दैट इज नोन एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंट। तो कौन सा इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, लाइन, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम या थर्मल। तो थर्मल प्रिंटर इज नॉट अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। सर प्रिंटर रिवाइज करवा दो, तो ठीक है कर देते हैं। प्रिंटर, वी हैव प्रिंटर्स, प्रिंटर्स की दो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ये देख लेना एग्जाम में, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इधर से अगर कोई क्वेश्चन आता है। और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया जब शीट के साथ टच होता है जो भी प्रिंट कर रहा है। नॉन इम्पैक्ट में टचिंग नहीं होती है, वो दूर से स्प्रे वगैरह हो सकता है जैसे इंकजेट में होता है, बट टचिंग नहीं होता है। इम्पैक्ट में भी दो तरह से इम्पैक्ट छोड़ते हैं ना, एक तो करेक्टर बाय करेक्टर वो प्रिंट करे अगर, तो दूसरा होता है लाइन बाय लाइन प्रिंट करे, ठीक है, करेक्टर बाय करेक्टर या लाइन बाय लाइन। करेक्टर बाय करेक्टर में इंपैक्ट के अंदर ही करेक्टर बाय करेक्टर जो प्रिंटिंग होते हैं उसमें आ जाते हैं डेजी व्हील। कौन आ जाता है, डेजी व्हील, ये एक तरह का प्रिंटर है। दूसरा आ जाता है डॉट मैट्रिक्स। कौन सा आ जाता है, डॉट मैट्रिक्स। अगर हम लाइन प्रिंटर की बात करें, वी हैव ड्रम प्रिंटर एंड वी हैव चेन प्रिंटर। तो ये लाइन प्रिंटर बट है इम्पैक्ट ही है, इम्पैक्ट के अंदर ही आते हैं डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम और चेन। मैंने उनकी फर्दर बाइफर्केशन बता दी कि करेक्टर बाय करेक्टर कौन करते हैं, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, और लाइन की फॉर्म में कौन करते हैं, ड्रम और चेन प्रिंटर। और ये आगे नॉन इम्पैक्ट में हमारे वी हैव लेजर हो गया, आजकल बहुत सारे इंकजेट हो गया, थर्मल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले, ये सारे कौन से आ जाते हैं, नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर जो प्रिंटर्स हैं जो आजकल हम मोस्टली यूज करते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, ASCII इज अ कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोडिंग सिस्टम है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 512 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 1024 डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो ASCII जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए, इसमें कितने कैरेक्टर जो है हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कई बार ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस क्वेश्चन को आपने करना है, इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, 128 कैरेक्टर। देखो यार ये पूछता है, एक बार पूछा भी गया, BCD में पूछ लेगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है ऐसे करके, इसमें पूछ लेगा। तो ये एक बार देख के जाना, ASCII इंपॉर्टेंट था, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 पे मूव करते हैं। द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो हार्ड डिस्क की स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, क्लॉक स्पीड, पेजेस पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, ऑल ऑफ गिवन। देखो हार्ड डिस्क की स्पीड जो है वो मेजर होती है कि कितने रेवोल्यूशन वो ले रहा है पर मिनट में। तो ये आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं जब मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ाया था। तो अगर आपने नहीं देखे हैं, देखो वो है ना एक तरह का MCQ सेशन है, तो अगर आप देखोगे आधे घंटे का सेशन है तो आपकी रिवीजन वहाँ पर 4 घंटे की हो जाती है आधे घंटे में। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक दिन यहाँ पर, मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ,
वैसे करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है आज, तो बिल्कुल 2 दिन है आपके पास सिर्फ पढ़ने के लिए। एक दिन ना मैं देख रहा था, एक कमेंट आया, मेरे टीम मेंबर ने मुझे बताया कि एक कमेंट आया था कि सर ये कोई मैंने पता नहीं मैराथन सेशन लाया 28 मिनट्स में, है ना, मैराथन सेशन वो हो गया। तो किसी ने कमेंट करा था किसी ने कि सर 28 मिनट्स में कौन सा मैराथन सेशन होता है। तो उसके रिप्लाई में किसी ने लिखा था कि मतलब एटलीस्ट ये पढ़ा तो रहे हैं, कोई पढ़ा नहीं रहा, उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं पता कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है। बट एक ने कमेंट करा था कि आप अवेकनिंग क्लासेस में पहली बार आए हो, इनके पढ़ाने का तरीका अलग है। तो बिल्कुल इसमें मैं भी एग्री करता हूँ, पढ़ाने का तरीका अलग। कहने का मतलब ये था कि 28 मिनट्स में आपको 4 घंटे का काम मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बाकी बातें तो होती हैं, यहाँ पे सिर्फ काम की बात होती है। और साथ में ना जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम। आप जाके देखना एग्जाम में बैठोगे ना, फील करोगे कि ये जो एडिशनल सिर्फ एमसीक्यूज के साथ नहीं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो ये कॉन्फिडेंस रखना कि आपने पढ़ा हुआ है, कहीं से भी पढ़ा हुआ है। अब आपके लिए मैटर ये करता है कि कॉन्फिडेंस। अगर आपको अब कम भी आता है ना, तो दिमाग में ये मत रखो मुझे कम आता है, दिमाग में ये रखो कि भाई मुझे आता है, मैंने पढ़ा हुआ और मैं एग्जाम फोड़ दूंगा। इतना आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ा तब भी ये कॉन्फिडेंस बना लो, कॉन्फिडेंस आपको पार ले जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो वो इधर ही रख लेगा आपको। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं, बहुत गप्पे होगी। क्वेश्चन नंबर 30 इज एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। हाँ, एमएस वर्ड में टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चल जाता है जब आप राइट एज ऑफ द स्क्रीन, भाई या लिखते लिखते अगर मैं यहाँ पर पहुंचा तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चल जाता है ना, आप लिख रहे हो कभी भी। ये किसकी वजह से होता है? थीजर्स की वजह से। वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, वर्ड रैप, ये सारा पढ़ाया हुआ है एमएस वर्ड में। वर्ड रैप वो फीचर होता है, ठीक है। वर्ड रैप में क्या होता है, अगर आप एंड में पहुंचे वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। थीजर्स का यूज पता क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई वर्ड है, आपने वो वर्ड सेलेक्ट करा, आप थीजर्स लेते हो, F7 मेनली इसके लिए यूज होता है। आपको उसके साइनोनियम्स दिखना शुरू हो जाता है, आप उसके साइनोनियम के साथ उसको इंटरचेंज कर सकते हो। इसका काम होता है साइनोनियम जोड़ने का। वर्ड आर्ट भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जब आपको टेक्स्ट को कुछ स्पेशल इफेक्ट्स देना हो, ठीक है, बड़ा करो, छोटा करो, मूव करो, ये सारा वर्ड आर्ट में आता है। ड्रॉप कैप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं देखा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल देखो ये लिखा हुआ ना बड़ा सा ए, इसके आगे मैं स्टोरी लिखना शुरू हो जाऊँगा, अवेकनिंग इज द नेम ऑफ और चैनल वी विल प्रोवाइड, ठीक है। कई बार ऐसे लिखा होता है, एक से ही स्टार्ट होगा और ऐसे 4-5 लाइनें आती हैं बट पीछे एक बड़ा सा ए लिखा हुआ है। आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स या नोट्स में देखा होगा। तो ये बेसिकली होता है ड्रॉप कैप। इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप कैप। एक टेक्स्ट जो है बड़ा करके दिखाया होता है, उसके आगे स्मॉल में लिखा होता है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 31, व्हाट इज द फुल फॉर्म PHP, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो PHP की फुल फॉर्म क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PHP, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। प्री हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट प्रोग्राम, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर या पॉइंट हाइपरटेक्स्ट प्रोग्राम। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? PHP की फुल फॉर्म बेसिकली जो है ना वो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आप बोलोगे सर ये PHP लिख रहा है, इसकी फुल फॉर्म उल्टी क्यों दे रहा है, HPP क्यों दे रहा है? ठीक है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लिखा है PHP। देखो बेसिकली इसका रीजन ये है कि पहले इसका नाम होता था पर्सनल होम पेज, ठीक है, पहले इसका नाम होता है पर्सनल होम पेज, अब इसका नाम चेंज करके हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो गया, इसलिए इसकी पहली फुल फॉर्म PHP होती थी। तो PHP की फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये क्या है? बेसिकली ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिससे हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए इसको मेनली हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो PHP क्या है? एक वेबसाइट बनाने के लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, विच की इज यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग इन MS पावर पॉइंट। ये बताया था आपको, पावर पॉइंट में अगर आपने किसी भी प्रेजेंटेशन को, स्लाइड को बिगिनिंग से स्टार्ट करना हो तो आप किसका यूज करोगे? F2 का यूज करोगे, F7, F12 या F5। स्टार्ट से करना है, स्टार्ट से बना प्रेजेंटेशन को बिगनिंग से शुरू करना है तो आप किसका यूज करते हो? बिगनिंग से शुरू करने के लिए हम F5 का यूज करते हैं, ठीक है। सर आपने एक और बताया था सर, शिफ्ट प्लस F5। मैंने आपको बोला था जब आपको बिगनिंग से करनी हो F5 यूज करो। अगर आपने करंट स्लाइड, जो अभी आप करंट स्लाइड, फॉर एग्जाम्पल ये जो चल रही है इसी स्लाइड से स्टार्ट करना हो तो मैं शिफ्ट प्लस F5 का यूज करूंगा। बिगनिंग से करनी हो तो F5 का यूज करूंगा। सर यहाँ तक क्लियर है। एक होता है कंट्रोल प्लस F5। कंट्रोल प्लस F5 का यूज होता है कि जब हमें विंडो को एक्चुअल साइज में लेके जाना हो ना तो हम कंट्रोल प्लस F5 का यूज करते हैं। ये भी याद रखते हो, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। F5 शिफ्ट प्लस F5, बाकी मैंने पावर पॉइंट में ऑलरेडी बताई हुई शॉर्टकट की, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? हमें बताएं इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दीज आर एंड यूजर प्रोग्राम, जिसमें हम काम शाम करते हैं, जैसे MS वर्ड वगैरह हो गया, गूगल डॉक्स, ये तो भाई हमारे काम का है, एडोब एक्रोबैट, MS एक्सेस, ये भी हम करते हैं। टर्बो सी कंपाइलर, कंपाइलर इज नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंपाइलर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कंपाइलर आपको पता है क्या काम करते हैं? जो हमारी इंस्ट्रक्शन को एक ही बार कंपाइल करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हाई टू लो लैंग्वेज, तो कंपाइलर हम यूज करते हैं। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टेबल
पोर्टेबल होता है जिसको आप कैरी कर सकते हो, स्टोरेज डिवाइस इज लाइकली टू हैव द लीस्ट स्टोरेज, इनमें से सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? मेमोरी में बताया था आपको, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, जिप ड्राइव या हार्ड डिस्क की तो बहुत होती है यार, कंपैक्ट डिस्क भी, फ्लॉपी डिस्क की सबसे कम होती है। अभी देखे जाए फ्लॉपी डिस्क की कितनी है उनमें, मैक्सिमम भी 1.44 MB है, तो फ्लॉपी डिस्क की इनमें से कम होती है स्टोरेज कैपेसिटी, ये पॉइंट आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अलाउज यू टू इनपुट अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स भी प्लस नंबर्स भी, करेक्टर्स एंड स्पेशल करेक्टर। भाई करेक्टर, स्पेशल करेक्टर वो आ गए ना जो ऊपर स्टार हो गया, हैश हो गया, दिस दैट। अगर आपने ये इनपुट करना है किसी कंप्यूटर में, किसका यूज करोगे? स्टाइलस, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। भाई प्रिंटर तो आउटपुट है, ये तो इनपुट का काम करेगा ही नहीं। माउस से कहाँ याद पढ़ते हैं, स्टाइलस और इसमें कीबोर्ड में कंफ्यूज। स्टाइलस तो लिखने के लिए यूज होता है, जैसे मैं टैब पे लिख रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस, ये बेसिकली कीबोर्ड की हेल्प से आप अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर या स्पेशल करेक्टर्स अगर आपने कंप्यूटर में ऐड करने हो तो आप किसका यूज करोगे? कीबोर्ड। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ईमेल, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ईमेल? अब इतना बड़ा क्वेश्चन देके डर मत जाना, ठीक है, पहले पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना। हमारा पता क्या नेचर है, हम जो क्वेश्चन देखते हैं ना ये थोड़ा लेंदी है, क्वांटिटी वाइज लंबा है तो हम छोड़ देते हैं। भाई जो क्वेश्चन क्वांटिटी वाइज लंबे होते हैं ना वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, उनके आंसर्स बहुत सिंपल होते हैं निकाल, तो उसको जरूर पढ़ना, दिमाग खोल के पढ़ना, आंसर निकल जाएगा। एन ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है दैट इज सेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन में भेजा जाता है थ्रू द इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क। भाई यही तो काम है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, ईमेल में यही होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे पर्सन में भेजा जा सकता है इंटरनेट की हेल्प से, ये तो ठीक है। ईमेल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूज किया जाता है एक्सेस, मैनेज एंड सेंड ईमेल, ये तो अभी पढ़ाया आपको मैंने क्लाइंट में, ठीक है। प्रोटॉन मेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल क्लाइंट। अब ये आपको डाउट में रखो इसको, ये आपको नहीं पता कि प्रोटॉन मेल एक एग्जाम्पल है ईमेल क्लाइंट की, ये दो तो आप कर सकते थे ना, ये आपको नहीं पता, भाई रखो इसको, आपने नॉट ट्रू बताना है ना, तो अभी एक रख दिया डाउट में। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, भाई इसमें तो पंगा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैसेज कहाँ से आ गया, सिंपल मेल ट्रांसफर, तो यही इसका करेक्ट आंसर, ये गलत है। SMTP के फुल फॉर्म देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, एक बार पढ़ा तो निकल गया ना। जो क्वेश्चन नहीं आता ना ऐसे क्वेश्चन, उसको पहले डाउट में रखो, फिर बाकी सारी स्टेटमेंट्स पढ़ो, आपको गलती मिल जाएगी कहाँ पे है, ठीक है, तो आप ढूंढ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द गिवन बिलो इज द शॉर्टकट टू क्विट MS एक्सेस। आप MS एक्सेस पे काम करते हो, वहां से बाहर निकलना हो तो आप किसका यूज करोगे? ठीक है, प्रेस करना है, टैब प्लस F4 का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस O का यूज करोगे, ऑल्ट प्लस F4 का, शिफ्ट प्लस टैब। अगर आपने MS एक्सेस से बाहर निकलना हो तो आप किसका यूज करोगे? हमें ये बताना है। MS एक्सेस से बाहर निकलना हो तो हम यूज करते हैं बेसिकली ऑल्ट प्लस F4 का, ठीक है। जब भी हमें MS एक्सेस को क्विट करना हो, वहां से बाहर निकलना, हम इसका यूज करते हो। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब कहां पर यूज होता है? अगर हमें प्रीवियस फील्ड में जाना है, अभी बताया ना फील्ड क्या होता है, कॉलम, प्रीवियस कॉलम में जाना हो, प्रीवियस कॉलम में जाना हो तो हम किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस टैब का। शिफ्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है प्रीवियस कॉलम में जाने के लिए, ठीक है। और क्या बच गया? कंट्रोल प्लस O। कंट्रोल प्लस O कहां पर यूज होता है? कंट्रोल प्लस O यूज होता है अगर आपने एक प्रीवियसली जो क्रिएटेड डेटाबेस है उसको वापस से ओपन करना हो, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन बेसिकली न्यू के लिए होता है। कंट्रोल प्लस O होता है जो ऑलरेडी बनी हुई है, प्रीवियसली ओपन है, ऑलरेडी बनी है, उसको वापस से ओपन करना हो तो कंट्रोल प्लस O। कंट्रोल प्लस एन न्यू के लिए यूज होता है। कहीं भी एक्सेल में करो, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो आप, अगर MS वर्ड पे काम करो या एक्सेस में काम करो, जब भी कंट्रोल प्लस एन आएगा वो न्यू के लिए होता है। कंट्रोल प्लस O होता है जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। शिफ्ट प्लस टैब भी मैंने आपको बता दिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज FIFO? FIFO शेड्यूलिंग होती है, डेटा स्टोरेज की शेड्यूलिंग होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग, फ्री इनपुट फ्री आउटपुट शेड्यूलिंग, इनपुट फ्री आउटपुट फ्री शेड्यूलिंग, फर्स्ट इनपुट आउटपुट शेड्यूल। FIFO की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इस शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो पहले आएगा वही पहले बाहर नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बुक्स लगाते हो ना, इसको ऐसे भी बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले इनरोल करेगा उसको ये मिलेगा, तो ऐसे आता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आएगा उसको पहले खाना मिलेगा, तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल पहले ने ये बुक रखी, उसने ऊपर दूसरे ने बुक रखी, तीसरे के ऊपर बुक रखी। फॉर एग्जाम्पल छोटी क्लासेस में हम ना टीचर को देते थे कॉपीज, वो क्या करता था, कॉपीज को उल्टा कर देता था ना, टीचर कॉपीज को उल्टा कर देते थे, फिर एक के ऊपर दूसरी, और जब वो चेक करता था तो वो ऐसे पकड़ के पूरा उल्टा कर देता था। इससे क्या होता था कि जो सबसे नीचे वाली है वो ऊपर आ जाएगी, जिसने पहले भरा था वो पहले चेक हो गए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में यही होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, ठीक है। एक होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो वो पहले वाली लास्ट में निकलती है, अगर लास्ट वाले की पहले निकलेगी दैट इज नोन एज फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। आई होप ये आपको समझ आया होगा। 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है जो सर्च करने के लिए, वेबसाइट को सर्च करने के लिए यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल गूगल इज अ काइंड ऑफ सर्च इंजन, क्रोम इज अ काइंड ऑफ ब्राउजर, ये याद रखना। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आस्क, बिंग, याहू या सफारी? सर आपने अभी तो पढ़ा है सफारी के बारे में। सफारी इज नॉट अ सर्च इंजन, सफारी इज अ काइंड ऑफ वेब ब्राउजर, ठीक है। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन एक
देखो सर्च इंजन खुद एक वेबसाइट है। सर्च इंजन देखो ध्यान से सुनो, ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स का बना सॉफ्टवेयर, दैट इज नोन एज ब्राउजर। सर्च इंजन एक वेबसाइट है जो खुद एक वेबसाइट है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट वेबसाइट को ढूंढते हैं। गूगल इज अ वेबसाइट विच इज यूज्ड टू फाइंड अनदर वेबसाइट, ठीक है, वो आ गया सर्च इंजन। ब्राउजर क्या है, गूगल का क्रोम, जहां पर जाके क्रोम इज अ सॉफ्टवेयर जहां पर आप जाके गूगल भी खोल सकते हो, आप अवेकनिंग क्लासेस भी खोल सकते हो, तो कोई भी वेबसाइट आप ब्राउजर में जाके खोलते हो। बट गूगल एक सर्च इंजन है जो डिफरेंट वेबसाइट को ढूंढने में हमारी हेल्प करता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। सफारी इज अ काइंड ऑफ नॉट अ सर्च इंजन, सफारी इज अ काइंड ऑफ वेब ब्राउजर, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट अलोज अ यूजर टू पुट इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। ये तो मजाक हो गया आपके साथ। कंप्यूटर का वो पार्ट जो अलो करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है कंप्यूटर में, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस, बायोस, आउटपुट डिवाइस एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बायोस की फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, देख लेना ये। तो इनमें से कौन सा है जिसको अगर आपने इन्फॉर्मेशन डालनी हो कंप्यूटर उसमें यूज करते हो? तो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस आर यूज टू ऐड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल था। अब तो क्या ही करोगे आप मॉक टेस्ट शेड्यूल का, 2 दिन का एग्जाम है, अब इनरोल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिवाइज करो। जो आपने ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़े हो उनको रिवाइज करना है। एमसीक्यू सेशन है वो देख लो, प्लेलिस्ट में जाओ, ध्यान से सुनो। अब मॉक वगैरह में इनरोल नहीं करना। मैं देख रहा था आज भी सुबह किसी बच्चे ने इनरोल करा, अब मॉक देने का बेनिफिट नहीं है। अब आपके पास एक दिन बचा है, आज और कल का। पहली बात, आप सिर्फ जाओ, आपने क्या करना है, आपने जाके आपको एमसीक्यू सेशन जो पोर्शन आपको लग रहा है वीक है, जिसमें आपने इतना ध्यान नहीं दिया अभी, कुछ ऐसा वीक है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में अगर एमएस ऑफिस जिसमें दिक्कत आ रही है, उनके एमसीक्यूज लगा लो चैनल से। अब बोल रहा हूँ मैं, ऐसे तो मैं आपको बोलता हूँ जहां मर्जी से पढ़ो, बुक से पढ़ो, आपको पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है, एक जगह पे स्टिक नहीं रहना। बट अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो आपका अपना मटेरियल है उस पर स्टिक रहो, प्लस एमसीक्यूज का रिवीजन सेशन। अदरवाइज नया लेक्चर नहीं पढ़ना, एमसीक्यू का रिवीजन सेशन देख लेना, जो पोर्शन वीक है सभी प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जो मैराथन सेशन रिसेंटली 3-4 दिनों में अगर वो नहीं देखें तो वो देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप में हम पीडीएफ वगैरह शेयर कर लेते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करते हैं, उसको जरूर ज्वाइन करना। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे उनका कमेंट सेक्शन में बताना। प्लस अगर आप चाहते हो कि 5-6 मिनट की कुछ ऐसी वीडियो आनी चाहिए कल, तो मुझे बता देना, मैं बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।